सोचिए, हमारी धरती के अंदर एक जबरदस्त गुस्सा उबल रहा है, एक ऐसी धधकती हुई शक्ति जो हजारों मील नीचे खौल रही है और बस सही मौके का इंतजार कर रही है सतह पर फूटने के लिए। ये है ज्वालामुखी, पृथ्वी के दिल के दरवाजे। तो सवाल ये उठता है कि इतनी जबरदस्त, इतनी विनाशकारी शक्ति आखिर आती कहाँ से है? अच्छा, आपको याद होगा जनवरी 2022 में टोंगा में जो ज्वालामुखी फटा था, वो हाल के वक्त की एक ऐसी मिसाल है जो हमें इस सवाल का जवाब खोजने पर मजबूर करती है। वो कोई मामूली घटना नहीं थी, बिल्कुल नहीं। हिरोशिमा पर जो एटम बॉम्ब गिरा था ना, उससे भी सैकड़ों गुना ज्यादा ताकतवर था वो। एक झटके में पूरा का पूरा द्वीप तबाह हो गया। उसकी राख और गैस वायुमंडल में इतने ऊपर तक गईं कि उसने दुनिया भर का मौसम बदल दिया और कई जगहों पर सुनामी भी आ गई। ये हमें ज्वालामुखी की असली ताकत का अंदाजा देता है। इस विनाशकारी शक्ति का राज समझने के लिए हमें दुनिया की एक बहुत ही खास जगह पर नजर डालनी होगी। इसे कहते हैं रिंग ऑफ फायर या अग्निवलय। दुनिया की ज्यादातर ज्वालामुखी हलचल इसी इलाके में होती है। अब सुनिए ये, आपको शायद यकीन न हो, लेकिन दुनिया के करीब करीब 75% ज्वालामुखी सिर्फ इसी एक जगह पर हैं। 75%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं, और यही चीज इस जगह को भूवैज्ञानिक तौर पर बहुत ज्यादा एक्टिव बनाती है। और ये 75% का मतलब क्या है? इसका मतलब है 450 से भी ज्यादा एक्टिव ज्वालामुखी। जरा सोचिए, इतनी सारी धधकती हुई ताकत पृथ्वी के बस एक ही हिस्से में सिमटी हुई है। और ये रिंग ऑफ फायर कोई छोटी मोटी जगह नहीं है। ये प्रशांत महासागर के चारों ओर फैली कोई 40,000 किलोमीटर लंबी पट्टी है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ ज्वालामुखी ही नहीं, दुनिया के 90% भूकंप भी यहीं आते हैं। तो ऐसा क्या खास है इस जगह में? तो इस रहस्य से पर्दा उठाती है एक साइंटिफिक प्रोसेस, जिसे हम कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। यही वो वजह है, वो असल कारण है जो रिंग ऑफ फायर को इतना बेचैन, इतना एक्टिव बनाता है। इसको ना ऐसे समझिए, हमारी धरती की जो ऊपरी सतह है वो एक सिंगल ठोस टुकड़ा नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक जिगसॉ पजल की तरह है जो कई बड़े बड़े टुकड़ों से मिलकर बनी है। इन्हीं टुकड़ों को हम कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स, और ये प्लेट्स हमेशा लगातार धीरे धीरे खिसकती रहती हैं। अब ये प्लेट्स भी दो तरह की होती हैं, एक महासागरीय यानी समंदर के नीचे वाली, और दूसरी महाद्वीपीय यानी जमीन वाली। बस एक बात याद रखनी है, महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट से ज्यादा भारी होती है, और बस यही वजन का फर्क सारा खेल बदल देता है। तो होता क्या है, जब ये चलती हुई प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो एक बहुत ही खास प्रोसेस होता है। इसे कहते हैं सबडक्शन। इसमें होता यह है कि जो भारी वाली महासागरीय प्लेट है वो हल्की वाली महाद्वीपीय प्लेट के नीचे धंस जाती है, उसके नीचे खिसक जाती है, और बस यही वो टक्कर है जो ज्वालामुखी को पैदा करती है। तो चलिए इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले टकराव। भारी महासागरीय प्लेट हल्की महाद्वीपीय प्लेट से टकराई। इसके बाद होता है सबडक्शन, मतलब भारी प्लेट नीचे की तरफ धंसने लगती है। अब जैसे जैसे ये प्लेट धरती के अंदरूनी हिस्से यानी मैंटल में पहुंचती है, जबरदस्त गर्मी और दबाव की वजह से ये पिघलना शुरू कर देती है, और इससे बनता है मैग्मा। ये पिघला हुआ पत्थर यानी मैग्मा अपने आसपास की चट्टानों से हल्का होता है। तो क्या होता है, ये ऊपर की ओर उठता है और सतह पर एक ज्वालामुखी के रूप में फट जाता है। देखा, प्लेटों की इतनी धीमी सी हरकत एक इतने बड़े विस्फोटक को जन्म दे देती है। तो ठीक है, अब हम ये तो समझ गए कि ज्वालामुखी बनते कैसे हैं, लेकिन एक बात और, सारे ज्वालामुखी एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल नहीं। उनके फटने का अंदाज, उनकी बनावट, इन सब के आधार पर वो कई अलग अलग तरह के हो सकते हैं। सबसे सिंपल तरीका है उन्हें उनकी एक्टिविटी के हिसाब से बांटना। एक होते हैं सक्रिय यानी एक्टिव, जो लगातार फटते रहते हैं जैसे हवाई का खिलावा। फिर आते हैं प्रसुप्त या डोरमेंट, मतलब जो अभी तो सो रहे हैं पर भविष्य में जाग सकते हैं, जैसे किलिमंजारो। और आखिर में होते हैं मृत यानी एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी, जिनके भविष्य में फटने का कोई चांस नहीं है। अच्छा, अब उनकी बनावट के हिसाब से देखते हैं। पहला टाइप है शील्ड ज्वालामुखी। इनके बारे में एक मजेदार बात यह है कि ये दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखियों में से हैं, लेकिन स्वभाव से सबसे शांत होते हैं। इनका आकार कैसा होता है? ये बहुत चौड़े होते हैं और इनकी ढलान ज्यादा खड़ी नहीं होती, बिल्कुल एक योद्धा की ढाल यानी शील्ड की तरह।
इनका लावा बहुत पतला, बहुत तरल होता है। तो ये जोरदार धमाके के साथ फटने के बजाय आराम से बहता है और दूर दूर तक फैल जाता है। हवाई के ज्वालामुखी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल्स हैं। अब आते हैं दूसरे बड़े टाइप पर, मिश्रित ज्वालामुखी। इन्हें स्ट्रैटोवोल्केनो भी कहते हैं। और पता है, जब भी हम ज्वालामुखी के बारे में सोचते हैं तो जो एक ऊंचे नोकीले पहाड़ की इमेज दिमाग में आती है ना, वो असल में यही होते हैं। इनका लावा शील्ड ज्वालामुखी की तरह पतला नहीं होता, बल्कि काफी गाढ़ा और चिपचिपा होता है, और यही इसकी खासियत है। ये गाढ़ा लावा गैसों को बाहर नहीं निकलने देता, उन्हें अंदर ही फंसा लेता है, बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह। और फिर जब अंदर दबाव हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो होता है एक जबरदस्त विस्फोटक धमाका। जापान का माउंट फूजी इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है। तो हमने ये देख लिया कि ज्वालामुखी बनते कैसे हैं, कितने तरह के होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमारी दुनिया पर इनका असर क्या होता है। और सच तो ये है कि ज्वालामुखी के दो चेहरे हैं। एक चेहरा है विनाश का और दूसरा है निर्माण का। जब हम विनाश की बात करते हैं तो ये पायरोक्लास्टिक फ्लो पैदा करते हैं। ये क्या होता है? ये गर्म गैस और राख का एक ऐसा तूफान है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर देता है। इसके अलावा इनसे भूकंप आ सकते हैं, सुनामी उठ सकती है, और इनकी राख तो पूरी दुनिया का मौसम तक बदल सकती है। लेकिन इनका एक दूसरा पहलू भी है, निर्माण का। ज्वालामुखी की राख से जो मिट्टी बनती है वो खनिजों से भरी और बेहद उपजाऊ होती है। लावा जब ठंडा होता है तो नई जमीन बनाता है, जैसे कि पूरे के पूरे हवाई द्वीप। और हाँ, इनसे हमें जियोथर्मल एनर्जी भी मिलती है। एक कहावत है जो इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। ज्वालामुखी प्रकृति की सबसे विनाशकारी शक्तियों में से कुछ हैं, लेकिन उन्होंने ही पृथ्वी पर जीवन को मुमकिन बनाने में मदद भी की है। मतलब इनका जो ये दोहरा किरदार है ना, ये कमाल का है। तो आखिर में हम इसी सवाल पर आकर रुकते हैं कि ज्वालामुखी असल में है क्या, निर्माता या फिर विनाशक? शायद इसका जवाब है कि वो दोनों हैं। ये पृथ्वी की वो ताकत है जो एक हाथ से लेती है तो दूसरे हाथ से देती भी है, और हमारे इस ग्रह को हमेशा लगातार एक नया रूप, एक नया आकार देती रहती है। तो आज हम एक सफर पर चलने वाले हैं ज्वालामुखियों की दुनिया में। अब देखिए, ये सिर्फ आग उगलने वाले पहाड़ नहीं है, नहीं, इनकी कहानियां तो कई ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। मिथकों से शुरू होकर जमीन के मीलों नीचे छिपे रहस्यों तक जाती हैं। हाँ, ये देखिए, ये शंकु जैसा आकार जिसके ऊपर से धुआं निकल रहा है, पूरी दुनिया में इसे प्रकृति की जबरदस्त ताकत का एक सिंबल माना जाता है ना? क्या बच्चे क्या बड़े, इसे देखते ही सब पहचान जाते हैं। तो सवाल ये है, हम सब जानते हैं कि ये क्या है, पर क्या हम इसके नाम के पीछे की कहानी जानते हैं? या ये जानते हैं कि इस शांत दिखती सतह के नीचे असल में क्या छिपा है? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। इस जानी पहचानी तस्वीर से कहीं आगे बढ़ते हैं और इसकी गहराई में छिपे सच को समझते हैं। तो चलिए अपने सफर के सबसे पहले पड़ाव पर चलते हैं। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। ये वोल्केनो शब्द, ये आया कहाँ से? अच्छा, तो इस शब्द की कहानी बड़ी मजेदार है। ये शुरू होती है मिनोइन युग में क्रीट के एक देवता वल्चानोस से। फिर कहानी आगे बढ़ती है और हम पहुंचते हैं रोम। वहां के लोगों ने इन्हें वल्केनस के रूप में अपना लिया, आग और धातु के काम, मतलब लोहारी के देवता। इसके बाद सिसिली के पास एक द्वीप जो असल में एक ज्वालामुखी ही था, उसका नाम इन्हीं देवता के नाम पर वोल्केनो रख दिया गया। और बस फिर क्या था, धीरे धीरे यही नाम दुनिया के हर आग उगलने वाले पहाड़ के लिए आम हो गया। और जरा सोचिए, इससे कितनी कमाल की तस्वीर बनती है मन में। कल्पना कीजिए, जमीन के नीचे एक देवता अपनी विशाल भट्टी में काम कर रहा है, हथौड़े चला रहा है, और जब भी वो ऐसा करता है तो पहाड़ फट पड़ता है। मतलब ज्वालामुखी का फटना उस देवता के काम का सबूत माना जाता था। कितनी खूबसूरती से पौराणिक कथाओं को असल दुनिया की घटनाओं से जोड़ दिया गया था। तो यूरोप में तो वोल्केनो शब्द चल पड़ा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया इसी नाम का इस्तेमाल करती थी। अरे नहीं, दुनिया भर की अलग अलग संस्कृतियों ने इन पहाड़ों के लिए अपने बड़े ही खूबसूरत और कह सकते हैं वर्णनात्मक शब्द गढ़े हैं। चलिए उनमें से कुछ पर एक नजर डालते हैं। यहाँ एक पैटर्न देखिए, कितना दिलचस्प है। ज्यादातर भाषाएं बहुत सीधे सीधे दो शब्दों का इस्तेमाल कर रही हैं, आग और पहाड़। जैसे जापानी में काजान,
जिसका मतलब है अग्नि पर्वत, या फिर आइसलैंडिक में एल्डफाजियाल, उसका भी मतलब वही है, अग्नि पर्वत। इससे साफ पता चलता है कि हजारों साल पहले दुनिया भर में लोगों ने ज्वालामुखी को एक ही नज़र से देखा था, एक ऐसा पहाड़ जिसमें आग लगी हो। और फिर आती है हमारी अपनी भाषा हिंदी। हमारा शब्द कितना काव्यात्मक है, सोचिए। ज्वालामुखी मतलब ज्वाला का मुख, एक ऐसा मुंह जिससे आग निकल रही हो। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये तो उस पहाड़ के पूरे चरित्र को एक शब्द में बयां कर देता है ना कमाल? तो जैसे ज्वालामुखी के नाम अलग-अलग हैं, वैसे ही उनके रूप भी अलग-अलग हैं। जी हाँ, हर ज्वालामुखी वैसा नहीं दिखता जैसा हम फिल्मों में या तस्वीरों में देखते हैं। वो क्लासिक शंकु वाला आकार, उससे कहीं ज्यादा वैरायटी है। देखिए, यहाँ दो मुख्य तरह के ज्वालामुखी हैं। एक तरफ है शील्ड ज्वालामुखी। इसका लावा समझिए कि शहद की तरह पतला होता है, तो वो आसानी से दूर तक फैल जाता है। नतीजा, एक चौड़ी ढाल जैसी आकृति। और दूसरी तरफ है स्ट्रेटो ज्वालामुखी। इसका लावा बहुत गाढ़ा चिपचिपा होता है, जैसे टूथपेस्ट। वो ज्यादा दूर तक बह नहीं पाता और एक ही जगह जमा होकर एक खड़ी शंखु जैसी पहाड़ी बना देता है। तो निचोड़ ये है कि लावा कितना गाढ़ा या पतला है, यही बात तय करती है कि ज्वालामुखी कैसा दिखेगा और कैसे फटेगा। अच्छा, तो अभी तक हमने ज्वालामुखी को बाहर से समझा, उसके नाम, उसके आकार। पर असली कहानी तो सतह के नीचे है ना? तो अब वक्त है जमीन के अंदर झांकने का। चलिए देखते हैं कि वैज्ञानिक इतने सालों से इसकी अंदरूनी बनावट के बारे में क्या सोचते आए हैं। कई दशकों तक वैज्ञानिकों के दिमाग में एक बहुत ही सिंपल सी तस्वीर थी। वो इसे बलून और स्ट्रॉ मॉडल कहते थे। मतलब जमीन के नीचे मैग्मा का एक बड़ा सा गुब्बारा है और एक पतली सी स्ट्रॉ या पाइप के जरिए ये मैग्मा ऊपर सतह तक पहुंचता है। सुनने में बड़ा आसान और सीधा लगता है ना? और सच में कई सालों तक हमारी सारी समझ इसी मॉडल पर टिकी थी। लेकिन विज्ञान की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो कभी एक जगह रुकता नहीं। और हाल ही में हुई खोजें, नई टेक्नोलॉजी की मदद से जो हमें पता चला है, वो इस पुरानी आसान सी कहानी को पूरी तरह से बदलने वाली हैं। तो ये नई तस्वीर कैसी है? इसी समझने के लिए चलिए एक केस स्टडी देखते हैं। ये है अर्लैंड ज्वालामुखी, एक बहुत ही पुराना ज्वालामुखी जो अब जमीन के नीचे दबा हुआ है, और यही हमारी समझ में एक क्रांति ला रहा है। अब ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कोई आम तस्वीर या पेंटिंग नहीं है। ये असल में 3D सेस्मिक डेटा से बनाया गया एक नक्शा है। सोचिए, ये टेक्नोलॉजी हमें जमीन के हजारों फुट नीचे झांकने और एक पुराने ज्वालामुखी के दिल में क्या चल रहा है वो देखने की ताकत देती है। यहाँ जरा ध्यान से देखिए, ये जो बड़ा सा ग्रे हिस्सा है, ये है मुख्य मैग्मा का भंडार। लेकिन क्या ये एक सिंपल सा गोल गुब्बारा दिख रहा है? बिल्कुल नहीं। ये तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स, एक जटिल सी बनावट है। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है, ये लाल रंग की सैकड़ों नसें, जिन्हें सिल्स कहते हैं, जो इससे बाहर की तरफ निकल रही हैं, बिल्कुल वैसे जैसे किसी पेड़ की जड़ें फैलती हैं। और ये रही पूरी तस्वीर। बीच में ग्रे रंग का मुख्य कॉम्प्लेक्स, उससे निकलती लाल रंग की नसें, और फिर ऊपर देखिए, बैंगनी रंग में एक और नेटवर्क है जो उस मुख्य पाइप के अंदर है, जिससे लावा बाहर आता है। मतलब ये कोई एक सीधी सादी पाइपलाइन नहीं है, ये तो एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और आपस में गुथा हुआ पूरा का पूरा सिस्टम है। तो वो जो पुराना बलून और स्ट्रॉ वाला आइडिया था, उसे अब दिमाग से निकाल दीजिए। वैज्ञानिक कहते हैं कि इसकी तुलना अगर किसी चीज से करनी है तो एक क्रिसमस ट्री से कीजिए। सोचिए, एक मुख्य तना है और उससे चारों तरफ ढेर सारी टहनियां निकल रही हैं। ये नई मिसाल इस जटिल नेटवर्क को समझने का कहीं ज्यादा बेहतर तरीका है। तो इस नए मॉडल से हमें क्या पता चलता है? चलिए इसे 4 जरूरी बातों में समझते हैं। पहली बात, मैग्मा चेम्बर कोई एक बड़ा सा पिघले हुए पत्थर का तालाब नहीं है। दूसरी बात, ये चेम्बर असल में धीरे धीरे कई छोटे छोटे मैग्मा के इंजेक्शन से बनता है, परत दर परत। तीसरी और बहुत जरूरी बात, मैग्मा ऊपर तक आने के लिए कोई एक सीधी पाइप इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो सिल्स और डाइक्स के एक उलझे हुए नेटवर्क से होकर गुजरता है। और चौथी बात, इसका मतलब ये हुआ कि एक ही ज्वालामुखी के नीचे अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह का मैग्मा जमा हो सकता है। तो देखिए, हमारा सफर कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पहुंचा। हमने शुरुआत की एक पौराणिक देवता के नाम से, और हम पहुंचे जमीन के मीलों नीचे छिपे एक ऐसे जटिल नेटवर्क तक जिसका राज आज का विज्ञान हमारे सामने खोल रहा है। और ये बात सोचने पर मजबूर करती है ना?
हमारी दुनिया में ऐसी और कितनी साधारण सी दिखने वाली चीजें होंगी जिनके अंदर इतनी अविश्वसनीय अनदेखी गहराइयां छुपी हैं और वो बस इंतजार कर रही हैं कि कोई उन्हें खोजे। शायद हमारे चारों तरफ ऐसी कई कहानियां हैं, बस उन्हें देखने वाली नजर चाहिए।